वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इट मींस क्वेश्चन नंबर 21 कि शो दैट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। जहां पे आपको ये दे रखा है कि √7 एक इरेशनल नंबर है। हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 + 2 √7 को इरेशनल नंबर मान लेते हैं। Let us assume that 5 + 2 √7 is a rational number. Rational number. अब एक बात बताओ कि 5 + 2 √7 रेशनल नंबर होगा, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस तरफ इसको सॉल्व कर लूं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपको आ जाएगा 5 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको आ जाएगा q इंटू 5 + 2 √7 और इक्वल हो जाएगा p के, या आप इसको लिख सकते हो 5q + 2 √7 q और ये इक्वल आ जाएगा p के। अब इसको आप यहां से एक चीज करो, ये कितना आ गया 5q + 2 √7q और ये इक्वल आ गया किसके, p के। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 √7q और ये इक्वल हो जाएगा p - 5q के, या आप इसको लिख सकते हो q इक्वल्स टू, यहां पे √7 को एक तरफ रहने दो और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा p - 5q और डिवाइडेड बाय p - 5q और डिवाइडेड बाय 2q। ओके, यहां से आपको क्या मिल गया, तो p - 5q और यहां पे हमने √7 को यहां पे रहने दिया और ये 2q को नीचे कर दिया, ये आपको आ गया p - 2q, यहां पे p - 5q और डिवाइडेड बाय 2q। ओके, तो अब यहां से आप देख सकते हो, आपको ये पता है सिंस p and q are integers, p और q इंटीजर्स है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं p - 5q by 2q is also an integer, also an integer, sorry, also a rational number, क्योंकि अगर ये इंटीजर होगा तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ओके, यहां से हम लोग कह सकते हैं, आपको क्या मिला कि √7 जो है ये एक, इसको हमने p/q के रूप में आ गया, तो रेशनल नंबर आ गया। √7 is a rational number which contradict as √7 is an irrational number। यहां पे दिया गया कि √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है वो बिल्कुल गलत है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग।
यहां से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर फाइव प्लस 2√7 is irrational number, is an irrational number. ये फाइनली प्रूव हो गया। बातें समझ में आ गई। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एज्यूम कर लिए कि एक रेशनल नंबर होगा, मतलब मान लिए क्यों कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद हमने इसको ऐसे √7 के फॉर्मेट में ले आए। अब देखो कि √7 ये क्या है, यहां से अभी जब एज्यूम किए थे यहां पे इरेशनल होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, इरेशनल है, जो स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब यहां से क्लियर हो रहा है कि 5 + 2√7 एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द एडजॉइनिंग फिगर DE पैरेलल AC, मतलब दिए गए फिगर में DE और AC पैरेलल है। DE पैरेलल AP, मतलब ये DE जो है वो AP के पैरेलल है। कहा गया कि प्रूव दैट BE बाई EC, आपको प्रूफ क्या करना है कि BE बाई EC इक्वल हो जाएगा BC बाई CP के। कैसे प्रूफ करेंगे यहां पे समझो। सबसे पहले आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाए तो वो इसका रेशियो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इन ट्रायंगल अब पहले ले लो, अब पे क्या है DE पैरेलल AC के है, तो ABC ट्रायंगल ABC। अब ABC में आपको क्या पता है कि DE पैरेलल AC के है, DE पैरेलल AC के। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग कह सकते हैं AD बाई DB ये इक्वल हो जाएगा CE बाई BE के। ABC को लिए हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा CE, या आप इसको AC ले सकते हो, AC तो बिल्कुल नहीं ले सकते, EC ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे समझने की कोशिश करो। जब भी यहां पे आएगा, अगर हम ABC की बात करें ABC की, तो यहां से आपने AD और DB को लिया, तो यहां से क्या लेना होगा EC और BE को लेना होगा। तो यहां पे हमने ले लिया EC और बाय B। बातें समझ में आ रही है। चलो अब हम लोग सेकंड ट्रायंगल को ले लेते हैं। अब सेकंड में आपको क्या दे रखा है कि DC पैरेलल AP के है, मतलब DC ये रहा और पैरेलल AP के रहा। तो हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल A B और P। अब समझने की कोशिश करो, आपको क्या दिया गया यहां पे, हमें दे रखा है कि DC ये पैरेलल हो जाएगा किसके, तो AP के। अब DC और AP अगर पैरेलल होगा तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहां से आप कह सकते हो AD बाई DB ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये आपको इक्वल हो जाएगा, हमें दिया गया DC, इसका मतलब ये PC और बाई BC के, तो ये आपको आ जाएगा PC और बाई BC के। ओके, अब इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसको सॉल्व कर लो। यहां पे देखो कि दोनों का LHS इक्वल है, तो यहां से आपको क्या मिल गया EC और बाई BE, EC बाई BE इक्वल्स टू किसके मिल गया, PC और बाई BC के। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो BE बाई EC इक्वल हो जाएगा किसके, तो BC और बाई CP के। ये प्रूव हो गया।
बातें समझ में आ गई? यहां से देखो कि क्या आ गया, यहां से आपको मिल गया बीई बाई ईसी इक्वल्स टू बीसी और बाई सीपी के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द फिगर गिवन बिलो ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड LMN। LMN एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया। कह रहे कि ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब ए और बी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। फाइंड ए एंड बी। आपसे क्या पूछा गया कि ए एंड बी कितना का होगा। अब एक चीज सोचो कि रिफ्लेक्स AOB, अब आपको इतना पता होगा कि एक पॉइंट पे टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री का बनता है। यहां पे आपको रिफ्लेक्स AOB दिया गया, इसका मतलब आप इस तरफ एंगल AOB फाइंड कर सकते हो। कैसे? 360 में से माइनस करके। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस एंगल AOB, और ये दोनों का सम कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आएगा। अब यहां पे देखो आपको रिफ्लेक्स AOB दिया गया कितना? 260 प्लस AOB आपको नहीं पता, और ये इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं AOB इक्वल्स टू आ जाएगा 360 माइनस 260। इट मीन्स एंगल AOB ये इक्वल आ जाएगा 100 डिग्री के। ये बातें समझ में आ गई? AOB कितना मिल गया? 100 डिग्री का। अब इसको समझो आप, ये हमें मिल गया 100 का। अब एक चीज समझो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच क्या रिलेशन होता है? 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट जो है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये एंगल भी यहां पे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का, और ये एंगल भी 90 डिग्री का। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं कि एंगल NAO ये भी 90 डिग्री का, एंगल NBO NB और O ये भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का। रीजन क्या होगा? आप कह सकते हो रीजन में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए एन बी पूछा गया, मतलब ये एंगल आपसे पूछ लिया गया। कैसे पता करेंगे? अब देखो आप गौर से कि ANOB एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल ANBO, अगर ANBO की बात करेंगे तो यहां पे सभी एंगल का सम कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 360 डिग्री आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां पे कह सकते हो एंगल NAO प्लस एंगल NBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ANB, और ये सबका सम हो जाएगा 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहां पे देखो NAO आपने कितना फाइंड कर रखा है? 90 डिग्री का। NBO ये भी 90 डिग्री का। AOB 100 डिग्री का, और ANB आपको नहीं पता, और ये इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री के। सबका सम कर लो, 90 और 90 180, 180 प्लस 100 280। तो यहां से आपको आ जाएगा 280 प्लस एंगल ANB, और ये इक्वल हो जाएगा 360 के। तो यहां से हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ANB, और ये कितना आ जाएगा? 360 और माइनस 280, 0 आ जाएगा। 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, और यहां पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहां से आपको कितना मिल गया? 80 डिग्री का मिल गया। ओके, ये आपका आंसर हो गया 80 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ cos a plus 2b इक्वल्स टू 0 और a plus 2b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री के है और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री है। कहा गया कि cos b माइनस a इक्वल्स टू √3/2, जहां पे b माइनस a ग्रेटर इक्वल्स टू 0 डिग्री है और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री है। कहा गया कि फाइंड द cosec 2a प्लस b। अब आपको cosec 2a प्लस b का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे समझो, हमें दे रखा है cos a प्लस 2b, और ये इक्वल आ गया किसके? 0 डिग्री के।
अब एक चीज समझो यहां पे कि cos a प्लस बी, आपको यहां पे ये पता a प्लस 2b है, आपको ये पता होना चाहिए कि cos कितना का वैल्यू 0 डिग्री। अब बोलोगे सर cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, तो 0 डिग्री आ जाएगा। cos यहां पे cos 0 डिग्री हमें पता है कि ये आ जाएगा cos, इसको फिर से हम लोग ले लेते हैं यहां पे, ये आ गया आपको cos a प्लस 2b, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, cos 90 डिग्री के। ओके, cos 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से देखो cos से cos कैंसिल आ गया, तो a प्लस 2b, और ये इक्वल आ गया 90 डिग्री के। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब सेकंड आपको क्या दिया गया कि cos b माइनस a रूट 3/2, cos b माइनस a इक्वल्स टू रूट 3/2। अब समझने की कोशिश करो कि cos में कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होता है। अब बोलोगे सर cos 60 का वैल्यू जो है, सॉरी cos 30 का वैल्यू जो है वो रूट 3/2 होता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं cos b माइनस a, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, cos 30 डिग्री के। cos से cos को कैंसिल कर लो, तो यहां से आपको मिल गया b माइनस a इक्वल्स टू 30 डिग्री, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको आप मान लो इक्वेशन 2। अब ऐड कर लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये हमको आ जाएगा, अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको आ जाएगा 2b अ प्लस b इक्वल्स टू 90 अ प्लस 30। इट मीन्स 3b 90 प्लस 30 120। यहां से b कितना आ गया, तो 120/3 इट मीन्स 40 डिग्री आ गया। कितना आपको आ गया, b जो है वो 40 डिग्री आ गया। अब हम लोग चलते हैं b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब b का वैल्यू अगर किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा a प्लस 2 इंटू 40, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 90 डिग्री के। यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा a प्लस 42 जा 80 इक्वल आ जाएगा 90 के। यहां से a कितना मिल गया, तो a आपको मिल गया 90 माइनस 80 के। 90 माइनस 80 कहने का मतलब 10 डिग्री का आ गया। कितना का मिल गया, तो ये आपको a आ गया 10 डिग्री का। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूछा गया कि cosec 2a अ प्लस b का। यहां पे अब इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, cosec 2a प्लस b। अब सबका वैल्यू पुट करो, इसको आप लिख सकते हो cosec a आपने कितना फाइंड किया, a आपका 10 है तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। b कितना आपने फाइंड किया, 40 हो जाएगा। आपको पता है कि आ जाएगा cosec और 40 अ प्लस 20 इट में 60 डिग्री। और आपको यह पता होना चाहिए कि sin 60 कितना होता है। अब बोलोगे सर रूट 3/2 होता है, तो उसका जस्ट अपोजिट। अब देखो sin 60 जो है वो कितना होता है, रूट 3/2, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 2/√3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन एज द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीज। मतलब कहा गया कि जब हम पहले में आपसे पूछा गया कि जब साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा तो टेन थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। कैसे, अब एक चीज बताओ, हम फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो। आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, आप टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो अब एक चीज यहां से क्लियर हो रहा है कि टेन थीटा अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होगा, इसका मतलब टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा, एक वैल्यू अगर घटेगा तो दूसरा वैल्यू भी घटेगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या रहा, फॉल्स रहा। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कहा गया, सेकंड में कहा गया कि व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज आल्सो मैक्सिमम। अब आप एक चीज बताओ कि कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या पता, देखो कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा में कैसा रिलेशन है, बोलोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक वैल्यू अगर बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू घटेगा, दूसरा यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया कि एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा भी मैक्सिमम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और आप रीजन में लिख सकते हो यहां पे कि कॉसेक थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया और ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ए काउ इज टाइड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर सेड। ओके, कहा गया कि द लेंथ ऑफ द रोप इज 22 मीटर। ये आपको लेंथ दिखाई दे रहा है, ये कितना है, यहां पे काउ बंधी हुई है और ये लेंथ टोटल 22 मीटर का है। कहा गया कि द काउ कैन ओनली ईट द ग्रास आउटसाइड द शेड। मतलब कह रहा है कि ये जो गाय घास खाती है ये आउटसाइड द शेड, मतलब ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे, यहाँ ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे, और यहाँ तक आकर के ये गाय घास खाती है। ओके, आगे क्या कहा गया, द शेड एज शोन इन बिलो। कह कि व्हाट इज द एरिया दैट द काउ कैन ग्रेज ऑन। अब देखो कि कितने एरिया में गाय चढ़ सकती है। अब कैसे पता चलेगा, यहां पे देखो ये इतना एरिया में पहले चढ़ सकती है और इसके बाद इस एरिया तक भी आ रही है और इस एरिया तक भी आ रही है। इसका मतलब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, आपको यहां पे 3 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट, अब प्लस अब देखो 3 क्वाड्रेंट एरिया होगा किसका, जिसका रेडियस 22 मीटर है, और इसके बाद 2 क्वाड्रेंट का एरिया जिसका रेडियस कितना होगा, ये 2 मीटर का है। बातें समझ में आ रही है। अब यहां से आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि व्हाट इज द एरिया दैट कैन काउ ग्रेज। हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया इक्वल्स टू 3 क्वार्टर एरिया एज रेडियस 22 मीटर अब प्लस 2 क्वार्टर एरिया एज रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, अगर हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हमें कितना चाहिए, 3 क्वार्टर चाहिए। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। इसको आप कैपिटल आर ले लो, अब प्लस यहां पे 2 इंटू और कितना आ जाएगा, 2 क्वार्टर एरिया। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर और बाई 4। बातें समझ में आ रही है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3/4 पाई के प्लेस पे 22/7। क्या पाई का कोई वैल्यू दिया है, नहीं दिया गया है। और यहां पे आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना है, 22 है। इसका मतलब 22 इंटू 22 प्लस 2 इंटू
पाई के प्लेस पे 22/7, 22/7 और आर स्क्वायर कहने का मतलब 2 × 2 और इंटू आ जाएगा 4। अब इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करो। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये देखो, डिवाइड तो डायरेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। हम 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां भी हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो कि यहां से अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66। अब 66 आ गया आपको यहाँ से, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, 12 6 जा 72, 6 1 जा 6, 12 6 जा 72। यहाँ से आपको आ गया 6, 6 2 8, 7 2 9 और 7। अब देखो इसको डिवाइड कितना से करना है, 7 से। 7 से डिवाइड कर लो, ये आपको आ जाएगा 7 1 जा 7, कैंसिल, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, कैंसिल, 6 आ जाएगा। अब यहां पे पहले हम लोग 0 देंगे, फिर पॉइंट आएगा, फिर यहां पे 0 आएगा, 7 8 जा 56, कितना आ गया, 7 8 जा 56 के आसपास आ रहा है। तो हम लोग यहां पे 56 आ गया, 4 आ जाएगा, 5 टाइम्स ले सकते हैं। यहां से आपको अप्रॉक्स कितना आ गया, तो 1140.85 और प्लस। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब 44 को 7 से डिवाइड करो। अब 7 से अगर डिवाइड करेंगे 44 को, 7 5 जा 35, 9 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 7 6 जा 42 तो लिया जा सकता है, 44, 7 6 जा 42, 2 आ जाएगा, पॉइंट 0, 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा, 0, 7 8 जा 56। यहां पे कितना आ गया, 6.28। और अब क्या कर रहे हो, एरिया फाइंड करो, मतलब स्क्वायर यूनिट होगा, और ये दिया गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सबको आप ऐड कर लो। अगर ऐड करेंगे 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 6 2 मतलब 8 5 13 का 3 कैरी 1, 8 2 10 1 11 का 1 कैरी 1, और ये आ जाएगा 6 1 7, 6 1 कितना आ गया, 7 आ गया। और इसके बाद ये आपको आ गया 4 1 और 1, 4 1 और 1, इसका मतलब कितना मिल गया आपको, 1147 और 0.13, और ये कितना आ जाएगा, ये आपको मीटर स्क्वायर है, ये आपको आ गया मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर of a circle of radius 5.2 centimeter is 16.4 centimeter. तो find the area of sector. अब एक चीज समझो, यहां पे हमें दिया गया है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2r प्लस 2 पाई आर थीटा और डिवाइडेड बाय होता है 2r प्लस 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमें दिया हुआ है कितना, 16.4, ये आपको आ गया 16.4 इक्वल्स टू 2r, रेडियस आपको दिया गया 5.2, 2 इंटू 5.2 और प्लस 2 इंटू पाई के प्लेस पे आप ले लो 22/7। अब नहीं तो आप पाई ही रहने दो, इसको हम लोग क्या रहने देते हैं, ये पाई ही रहने देते हैं। रेडियस के प्लेस पे कितना आ जाएगा 5.2, थीटा आपको नहीं पता, इसको थीटा ही रहने दो और डिवाइडेड बाय 360, नो प्रॉब्लम। अब एक चीज करो, इसको ऐसे कर सकते हो, यहां से
16.4 और ये इक्वल हो जाएगा। अब देखो 5.2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, इट मीन्स 10.4 आ गया। अब एक चीज सोचो कि इसको अगर हम यहां से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो, ये प्लस आ जाएगा आपको 2 पाई और इसके बाद इंटू 5.2 इंटू थीटा और डिवाइडेड बाय 360। यहां तक ओके है। अब इसको इस तरफ माइनस कर लो, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 10 6 आ जाएगा और ये 6 इक्वल हो जाएगा किसके, ये आपको आ जाएगा 2 पाई इंटू 5.2 और इंटू थीटा और डिवाइडेड बाय 360। नो प्रॉब्लम। अब चाहो तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। अब यहां से आप कह सकते हो कि हमें, अब थीटा यहां से फाइंड कर लो, इसको आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 360, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो हमको चाहिए किसी कंडीशन में, 6 इंटू 360 और बाय हो जाएगा 2 पाई और इंटू 5.2, ओके। अब ये इक्वल आ गया किसके, थीटा के। अब आप थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर लो, तो पाई को आप पाई ही रहने दो और आर स्क्वायर कहने का मतलब 5.2 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.2 इंटू 5.2 और थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा, तो 6 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 5.2, 2 पाई इंटू 5.2। अब बातें समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां पे हमने पाई ले लिया, आर स्क्वायर कहने का मतलब आर स्क्वायर ले लिया, थीटा हमें जो पता था वो ले लिए, तो ये आपको थीटा कितना आ गया 6 इंटू 360 इंटू 2 पाई इंटू 5.2। अब एक और चीज बचा हुआ है वो है 360, तो यहां पे हम 360 ले लेते हैं, ओके। अब पूरा कंप्लीट है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां से देखो कि 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 5.2 से 5.2 कैंसिल हो जाएगा। अब पाई से पाई को कैंसिल कर लो। अब इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे अगर लिखना चाहेंगे तो 5.2 और इंटू 6 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसको आप लिख सकते हो 3 2 जा 6 पॉइंट 5 3 जा 15। कितना आ गया आपको 15.6 आ गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ सेक्टर। तब आपका यूनिट स्क्वायर यूनिट ले लो, इट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। इसके साथ ही आपका ये सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, ओके। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।